स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। हमने लेक्चर नंबर 8 में राजन सीरीज के प्रीवियस वीडियो में लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले वीडियो में थार्नडाइक के गौण नियम का विवेचना, जिसमें वो उन्होंने 5 नियम दिया था: बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इस वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे जो भी इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। लघुत्तरी प्रश्न राजन सीरीज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज जो चल रहा है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आप लोग वीडियो पसंद आए तो कमेंट करते रहिए, और हाँ, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? थार्नडाइक के मुख्य नियमों की विवेचना कीजिए, या सीखने के तत्परता का नियम से आपका क्या आशा है। देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट पूछेगा थार्नडाइक के मुख्य नियमों की विवेचना कीजिए लघुत्तरी प्रश्न में। देखिए तीन ही टाइप के डीएलएड में आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे सॉरी। पहला आपका बहुविकल्पी पूछा जाएगा, दूसरा आपका अति लघु टाइप पूछा जाएगा, तीसरा क्या पूछा जाएगा? लघु टाइप। ये लघुत्तरी प्रश्न का सीरीज चल रहा है। तो थार्नडाइक के मुख्य विवेचना का नियम या तत्परता का नियम। तो देखिए थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं। थार्नडाइक ने कितने नियम दिए? 3 मुख्य। अभ्यास का नियम पहला है, यानी कि प्रैक्टिस का नियम दिए हैं। इस नियम के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर अभ्यास से उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, उद्दीपक को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। क्या कहते हैं? स्टिमुलस। और अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है? बंधन सुदृढ़ होता है। इसके विपरीत अभ्यास अथवा पुनरावृत्ति की कमी इस बंधन को शिथिल करती है। यानी कि अगर किसी के चीज के प्रति हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या नहीं होगी? उद्दीपक नहीं उत्पन्न होगी, यानी कि स्टिमुलस नहीं होगी। और स्टिमुलस जब नहीं होगा तो हम उस चीज के प्रति क्या कोई रिस्पॉन्स देंगे? नहीं देंगे। उस कोई चीज सीख नहीं पाएंगे तो क्या हम रिस्पॉन्स देंगे? तो ये क्या करेगी? शिथिल करती है, कमजोर करती है। सीखने का मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह नियम स्वीकार किया गया कि प्राणियों के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में अभ्यास के इस नियम को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि जो बच्चा मैथ्स डेली प्रैक्टिस करता है उसे मैथ्स अच्छे से आता है, वो अच्छे से उसके अंदर उद्दीपक काम करते हैं, स्टिमुलस रहता है, और वो अच्छे से रिस्पॉन्स देता है तो उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते हैं, और उसके अच्छा मार्क्स आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा अनुक्रिया करता है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो डेली अच्छे से पढ़ा, प्रैक्टिस किया, यानी कि अभ्यास का नियम है ये। प्रभाव का नियम क्या है? थार्नडाइक का दूसरा नियम क्या है? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट अफेक्ट। इस नियम के अनुसार जब किसी उद्दीपक यानी कि जब किसी उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य कोई ऐसा परिवर्तन बंधन हो, क्या हो? जो भी परिवर्तन क्या हो? वो बंधा हुआ हो, जिसके साथ या उपरांत कोई संतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न होती हो, तब अन्य बातों के समान रहने पर यह उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि एसआर रिलेशन जो है क्या होता है? सुदृढ़ होता है। जबकि उद्दीपक अनुक्रिया बंधन के साथ अथवा उपरांत असंतोष असंतोष परिस्थिति उत्पन्न न होने पर क्या होता है? शिथिल हो जाता है। तीसरा क्या है? तत्परता का नियम। इस नियम का आशय यह है कि बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि बालकों में नवीन ज्ञान को अर्जित करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, तथा वे नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर रहें। यानी कि हम लोग बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उनको ऐसा हम लोग उनको तत्पर करना, उसमें ऐसा उनका इंटरेस्ट जगाएं कि वो क्या करें? उस नए ज्ञान को सीखने के लिए आतुर हो जाए। ये क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। ब्रूनर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ब्रूनर ने भी जीन पियाजे के बाद संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किए एवं संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पियाजे साहब हैं वो संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र दिए हैं, और 4 अवस्था बताए हैं कि मानव का संज्ञान या कॉग्निशन या माइंड जो भी थिंकिंग होती है वो क्या होती है? 4 स्टेज से होकर गुजरती है। इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। इन 4 अवस्थाओं से होकर के मानव का विकास होता है, मानसिक विकास होता है। ठीक है। और ब्रूनर साहब ने क्या किया उनके बाद? उन्होंने उस फील्ड में जो काम किया ब्रूनर साहब ने, तो क्या बताया? वो 3 अवस्था बताया। पहला क्रियात्मक अवस्था बताए। पियाजे साहब के नियम से ही क्या है, उन्होंने ब्रूनर साहब ने क्या किया? 3 अवस्था बताया। क्रियात्मक अवस्था यानी कि
क्रियात्मक मतलब फंक्शनल स्टेज हो जाएगा एक तरह से। अवस्था में बालक अपने वातावरण को क्रियाओं यानी कि एक्शन अथवा क्रिया प्रणाली यानी कि एक्शन प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयत्न करता है। हाथ पैर चलाना, चलाना, साइकिल चलाना आदि बालकों को उसके वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने में सहायक होते हैं। किसी वस्तु को समझने हेतु उसे पकड़ता है, मोड़ता है, काटता है, रगड़ता है, छूता है अथवा पटकता है। ये क्या है? उसकी फंक्शनल स्टेज है। मानी बच्चा जब छोटा रहता है, तोड़ना तोड़ना, फोड़ना, रगड़ना, काटना, हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, ये सब सारी क्या है? क्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ब्रूनर साहब का पहला अवस्था हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगी? प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज हो जाएगी। यानी कि पहला फंक्शनल स्टेज हो जाएगी, दूसरा सिंबॉलिक स्टेज हो जाएगी यानी कि सिंबॉलिक बिंबात्मक अवस्था अथवा छायात्मक अवस्था। यानी कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? छायात्मक अवस्था। देखिए एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं दे देगा कि ब्रूनर साहब का छायात्मक अवस्था का वर्णन कीजिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए दो दो नाम याद रखिए, छायात्मक अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था ब्रूनर का दूसरा अवस्था है। ये क्या है? मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं। यानी कि माइंड मैप यानी कि माइंड में इमेज के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? बच्चों के अंदर सूचनाएं या किसी के भी अंदर सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं। बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति यानी कि दृश्य स्मृति यानी कि देख देख कर जो उसके माइंड में छाप छूट रहा है, विकसित अवस्था से मिलता जुलता है। तीसरा अवस्था क्या है? संकेतात्मक अवस्था यानी कि संकेत। ठीक, संकेतात्मक अवस्था में बालक की संकेतात्मक अवस्था में बालक की क्रियात्मक एवं प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली की हो जाता है। बालक भाषा, तर्क भाषा तथा गणित सीख लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है? संकेतात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल विकास में अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बाल विकास में लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक यानी कि जो भी लर्नर है, अधिगम की इच्छा, शैक्षिक योग्यता, बुद्धि यानी कि जो पढ़ा रहे हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड कारक क्या हो सकते हैं? आकांक्षा का स्तर, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, कितना वो प्रशिक्षण लिया है। आजकल तो बिना प्रशिक्षण के टीचर बन जा रहे हैं लोग। सीखने का सामान्यीकरण करने की योग्यता, अभ्यास। शिक्षक संबंधित कारक, विषय का ज्ञान है कि नहीं शिक्षक के अंदर, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, शिक्षण विधि कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, या समझ ही नहीं आता है। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल होना चाहिए। समय सारणी भी फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अनुशासन है कि नहीं। विषय वस्तु संबंधित कारक यानी कि एक अधिगम करता हो जाएगा, कारक प्रभावित करने वाले अधिगम लर्निंग को, और दूसरा आपका शिक्षक से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हो जाएंगे वो शिक्षक रिलेटेड जो भी फैक्टर हो जाए वो प्रभावित करेंगे। और तीसरा क्या है? विषय वस्तु से, मतलब जो भी विषय हम, ऐसा नहीं है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का आकार क्या है, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम क्या है, भाषा अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं उस विषय वस्तु की, उस जैसे आप लोगों को बहुत सारे बायोलॉजी में या मैथ्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको उसकी भाषा पकड़ में ही दिक्कत होती है। विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर क्या है। वातावरण संबंधी कारक क्या है? शिक्षा के अनौपचारिक साधन, शिक्षा के निरौपचारिक साधन, वंशानुक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। ये आपके बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले चार टाइप हो गए। एक अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, दूसरा शिक्षक संबंधित, तीसरा विषय वस्तु संबंधित, चौथा वातावरण संबंधित कारक।
तो ये हो गया आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष की उम्र में पैर रखता है, तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक होंगे भाई। इस संधि काल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? यानी कि जो ये किशोरावस्था में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और संवेगात्मक, इमोशनल। ये सारे जो परिवर्तन होते हैं उससे इस संधि काल को शिक्षक और अभिभावक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, यही बताना है। जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तब उसकी वयः संधि अवस्था होती है, ठीक। वह धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है। उसका शरीर किशोरों की तरह परिवर्तित होने लगता है। देखिए बच्चा है, अगर किशोरों की तरह उसके अंदर परिवर्तन होने लगेंगे तो उसे कुछ अजीब सा लगेगा। लेकिन मन एवं समय अभी बाल्यकाल में ही होता है। भले वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है लेकिन जो उसका मन है, सोचने का तरीका है, मेच्योरिटी लेवल है या उसका समय है, बाल्यकाल जैसा ही होता है। शिक्षक तथा अभिभावक को इस समय में उसको बहुत सहायता से किशोरावस्था के लिए तैयार करना चाहिए थी। उसका निर्देशन स्वाभाविक होना चाहिए, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस समय शिक्षक तथा अभिभावकों को उसके तेजी से होने वाले संवेगात्मक विकास को समझना चाहिए कि इस स्टेज में शिक्षक को भी समझना चाहिए कि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, और उसकी विरोधी मनोदशा को भी स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए पर्सनालिटीज क्वेश्चन आ गया। देखिए जो लघुत्तरी प्रश्न है डीएलएड राजन सीरीज का, जो ऐसे ही पूछता है एग्जाम्स में, डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां क्या है, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, यानी कि पर्सनालिटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। रोसार्क परीक्षण, इस परीक्षण का निर्माण इस परीक्षण का निर्माण मनोचिकित्सक हार्मन, यानी कि जो रोसार्क परीक्षण है वो क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे और उनका नाम क्या था, रोसार्क के पहले क्या जोड़ देंगे, हार्मन, हार्मन, हार्मन रोसार्क ने किया था। इसमें 10 स्याही के धब्बों, यानी कि 10 स्याही के धब्बों का प्रयोग किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्याही के धब्बों का प्रयोग किया था। ये सभी रचना रहित तथा अस्पष्ट होते थे। रचना रहित यानी कि इसमें कोई रचना नहीं थी और अस्पष्ट थे। इनके आधार पर बालक के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि हमारे 10 स्याही के धब्बू ऐसे ले लिए हार्मन रोसार्क साहब, और वो साइकोलॉजिस्ट थे तो कुछ अपना बनाए होंगे पैरामीटर्स व्यक्तित्व मापने का, तो ऐसे 10 जगह वो क्या किए, स्याही के धब्बों को ऐसे ही क्या किए, बना लिए। और देखिए ये सब क्या है, ये भी अस्पष्ट है, ये भी अस्पष्ट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। आपको समझ में आ रहा है कि हमने इसमें क्या लिखा है? हो सकता है कि हरमन रोसाक ने उन्होंने अपने लैंग्वेज में कुछ इसमें लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, उसके आधार पर बालक का विश्लेषण किया जाता है। विषय संप्रत्यक्ष परीक्षण, टैट परीक्षण, इसको क्या कहेंगे, TAT, टैट, टैट परीक्षण हो जाएगा। इसका निर्माण 1935 में मरे एवं मार्गन ने किया था। इसमें कुल 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि 30 कार्ड होते थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे 30 कार्ड होते थे। इन कार्डों का प्रयोग परीक्षार्थी की आयु एवं लिंग के आधार पर किया जाता था। यानी कि मान लीजिए ये 12 वर्ष के बच्चा है और फीमेल है, ये मान लीजिए 18 वर्ष का बच्चा है और ये मेल है, ठीक है। ऐसे ऐसे कार्ड थे और एक एक कार्ड को पार्टिकुलर बच्चे और लिंग के आधार पे क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। पूरे परीक्षण को क्या किया गया था, 2 भागों में बांटते हैं। पूरे परीक्षण में केवल 20 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। 30 कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, 30 कार्ड होते हैं और एक एक कार्ड को एक एक लिंग और आधार पे और आयु, लिंग और आयु के आधार पे बच्चे को क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। लेकिन जो 20 ही कार्ड में क्या होते हैं, चित्र होते हैं, और उन्हीं 20 कार्ड के चित्रों के माध्यम से क्या करते हैं,
टेट परीक्षण के माध्यम से हम लोग बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि हो जाएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो जाएगा। पीटी, तीसरा तीसरा प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, शब्द साहचर्य परीक्षण। यह विधि व्यक्तित्व निर्धारण की पुरानी विधि है, यानी कि सबसे पुरानी विधि क्या है, शब्द साहचर्य परीक्षण। इसमें उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस और रिस्पांस के संबंध का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो शब्द साहचर्य परीक्षण है वो सबसे पुरानी विधि है और इसे स्टिमुलस और रिस्पांस के संबंध का क्या कहते हैं, यानी कि यस और आर के बीच में जो रिलेशन है उसका क्या कहते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उस इन मूल्यांकन करने के आधार पे क्या करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हैं, इसका मध्यमान ज्ञात करना है। यानी कि मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का जो पहला है मध्यमान, यानी कि मीन निकालना है। इसका मीन निकालना है तो मीन तो इजी है निकालना। मान लीजिए किसी कक्षा, मान लीजिए ये कक्षा 5 के बच्चों का क्या है, सामान्य ज्ञान का परीक्षा होता है, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, 8 बच्चे प्रतिभाग करते हैं और 8 बच्चे प्रतिभाग करने के बाद इन्हें इतने मार्क्स देते हैं, किसी को 20, किसी को 23, किसी को 27, किसी को 18, किसी को 17, किसी को 13, किसी को 24, किसी को 22। मान लीजिए इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है, इसका डी नाम है, इसका ई नाम है, इसका एफ नाम है, इसका जी नाम है, इसका एच नाम है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एन बराबर क्या हो गए, 8 हो गए, यानी कि 8 हो जाए एन बराबर। और ये एक एक बच्चे का नाम लिख लेंगे हम लोग। देखिए ये ये ए वाला बच्चा है, ये ए वाला बच्चा, ये बी वाला बच्चा, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच। ए वाला इतना पाया है, बी वाला इतना पाया है, सी वाला 27, डी वाला 18, ई वाला 17, एफ वाला बच्चा 13, जी वाला 24, एच वाला 22। अब इनको सारे को जोड़ देते हैं तो 164 आ गया। और ये 8 है, ये कितनी क्वांटिटी है, कितनी संख्या बच्चों की, 8 है, तो एन बराबर 8 हो जाएगा। इनको यानी कि वो, तो आपका मध्यमान क्या होता है, मध्यमान क्या होता है आपका, सिग्मा एक्स अपान एम। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो सिग्मा है क्या है, योग है, एक्स क्या है, प्राप्तांकों का योग। प्राप्तांकों या कोई भी चीज होगा उसका योग कर देना है, कोई भी आंकड़ा दिया होगा। मान लीजिए ये प्राप्तांकों का योग 164 हो गया, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सिग्मा एक्स, यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गई, 164 हो गई। और एन क्या हो गई, 8 बच्चे हो जाएंगे, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो क्या हो जाएगा, 164/8, यानी कि 20.5 क्या हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगभग कितने क्वेश्चन पढ़ लिए इस लेक्चर नंबर 9 में, 36 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर ये पसंद आए तो, जो नहीं समझ में आए उसे कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आई वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे फॉलो करिए हमें, टेलीग्राम पे भी लाइक करिए, कमेंट करिए, या हमारे चैनल को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे जाके ब्रिलियंस 53 टाइप करिए, आ जाएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी आपको ना समझ आए कमेंट में लिख दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको जो भी ना समझ में आए पूछते रहिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं इस बाल विकास सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत स्कोरिंग सीरीज था। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।